नमस्कार, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभिनव क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीएफ का चैप्टर 2। एनसीएफ का चैप्टर 1 आप लोग पढ़ चुके हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कुछ डाउट हैं जो कमेंट के द्वारा मेरे पास आए थे। बहुत लोगों ने पूछा कि नोट्स कैसे मिलेगा, तो नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा व्हाट्सएप का, आप वहाँ मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहीं मैं आपको मैसेज के द्वारा प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ। ठीक है, तो उसके लिए कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो पीडीएफ वहाँ पे जो चैप्टर के जो पढ़ाया जाएगा उसके बाद वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन है वो एनसीएफ का पार्ट 2, मतलब पार्ट 2 का मतलब है चैप्टर 2। कल हम लोगों ने चैप्टर 1 डिस्कस किया था। जिसने भी चैप्टर 1 नहीं देखा हो वो डिस्क्रिप्शन में जा करके चैप्टर 1 देख सकता है। इससे आपको कनेक्ट होने में आसानी होगी चैप्टर 2 में क्या है। ठीक है, बहुत से कमेंट्स भी आए थे, उनका भी सोल्यूशन आज करना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, तो आज हम लोगों को देखना क्या है, हम लोगों को देखना है सीखना एवं ज्ञान। ये आपका दूसरा चैप्टर है एनसीएफ का। एनसीएफ में 5 चैप्टर है, ये दूसरा चैप्टर है आपका सीखना एवं ज्ञान। हो सकता है लाइटिंग के ऊपर प्रॉब्लम हो, नीचे सब सही दिख रहा होगा आपको, और बाकी आपके स्क्रीन पे सब कुछ चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहां भी देख सकते हैं। आपका जो पहला आता है अध्याय 2 में, जो पहली बात आपकी माध्यमिक, जैसे मैंने कल भी कहा था, मैं आपके लिए सारे कीवर्ड्स लेके आता हूँ कि किन कीवर्ड्स को आपको पढ़ के आपको नंबर्स आने हैं, किन कीवर्ड्स को आपको सीटेट में जो आपको वहां पर मिलते हैं, तो वो चीज मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा यहाँ पर। ठीक है, तो अभी आपको करना क्या है, पहला आपको देखना है, पहला आपको ऑप्शन कह रहा है कि सार्थक अनुभव एवं समाहित जो शिक्षा है उस, ये जो सार्थक अनुभव एवं समाहित शिक्षा, कहने का मतलब है, पॉइंट आपको दिख रहा होगा, मैं बोले देता हूं कि पाठचर्या का जो वर्तमान सरोकार है, बच्चों को सार्थक अनुभव देने वाली शिक्षा या समाहित करने वाली शिक्षा प्रदान करना है। ये आपका पॉइंट है, जो पहला पॉइंट आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। ठीक है, अभी हम लोगों को क्या करना है, ये पॉइंट समझ लेना है कि सार्थक अनुभव क्या है। देखिए, बच्चों के पास अपना एक अनुभव होता है। ठीक है, उस अनुभव को अगर आप जोड़कर शिक्षा देंगे बालक को, तो वो कहलाता है सार्थक अनुभव। जो अनुभव बालक के पास है उसका भी यूज बालक कर लेता है। ठीक है, दूसरा है आपका अनुभव, दूसरा पॉइंट जो दे रहा है एनसीएफ, वो क्या कह रहा है, अनुभव स्वरों एवं सक्रिय सहभागिता, अनुभव स्वरों एवं सक्रिय सहभागिता को प्राथमिकता देना। ठीक है, अभी जैसे कि एक कल कमेंट आया था, तो मैं आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से वो समझाने की कोशिश करता हूं कि इनसे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। कमेंट आया था कि क्वेश्चंस इससे कैसे तैयार होते हैं, या हम कैसे समझेंगे ये क्वेश्चन कैसा आएगा। तो मैं उसके लिए आपको 2019 दिसंबर का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं यहाँ पढ़ देता हूँ। वो पूछा गया है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या है। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषता क्या है, मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि जो 75 नंबर की पेडालॉजी के लिए मैंने आपको बताया कि एनसीएफ जो है इंपॉर्टेंट है, वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें कहा गया है छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। पहला ऑप्शन दिया है योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकृत करना। देखिए, आप किसी की भी योग्यता का चयन नहीं कर सकते, आपका सिर्फ कार्य ये है शिक्षक के तौर पर आप उसकी योग्यता को किस प्रकार बढ़ा सकते हैं, कैसे कैसे नवीन कार्य कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया है इसमें केवल पाठचर्या पर निर्भर या पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। ये सीधा सीधा एनसीएफ का उल्लंघन है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, एनसीएफ ने कभी नहीं कहा केवल पाठ्य पुस्तकों पर आप निर्भर रहिए। तीसरा दिया है बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। ठीक है, और चौथा आपको दे रखा है यंत्रवत याद करना। याद करने का तो मैंने पिछली बार भी बताया था, अभी भी बताऊंगा। याद करने का अगर ऑप्शन आता है तो गलती से भी आप उसे सही नहीं करेंगे। ठीक है, अगर नकारात्मक पूछता है तो सही करेंगे। तो बचता कौन सा है, तीसरा ऑप्शन, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। और ये रहा वो आपका कीवर्ड, अनुभवों को प्राथमिकता या प्रमुखता देना। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, उम्मीद है जिन्होंने भी मुझे कमेंट किया है वो मेरी बात को समझ गए होंगे। तो अभी आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद में तीसरा आपका आता है शारीरिक या किसी भी प्रकार का दंड अमान्य है। कहने का मतलब है आप बालक को ना शारीरिक दंड दे सकते हैं, ना मानसिक या किसी भी प्रकार का अन्य दंड आप बालक को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, ये एनसीएफ जो है अमान्य करती है। उसके बाद में आपका आता है चौथा पॉइंट, सभी बालक सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं। सभी बालक सीखने के लिए प्रेरित रहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कोई जरूरी नहीं है कि जो चीज आप बालक को सिखाना चाहते हैं और वो नहीं सीख पा रहा है तो आप उसका मूल्यांकन करेंगे कि बालक सीख नहीं रहा है। हो सकता है जो चीज आप नहीं सिखा रहे उसमें खेल के प्रति ज्यादा रुचि है,
उसमें किसी अन्य के प्रति ज्यादा रुचि है तो वो उसकी चीज को सीखने की ज्यादा कोशिश करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि बालक जो होता है वो सीखने के लिए सदैव प्रेरित रहता है। पांचवा पॉइंट आपका इसमें आता है अर्थ निकालना, अमूर्त सोच या विवेचना कार्य अधिगम के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब क्या है कि अर्थ निकाल लेना, किसी भी चीज का अर्थ निकालना। कहने का मतलब अगर अर्थ निकाल रहा है बालक तो उसके लिए वो आवश्यक है, किसके लिए? अधिगम के लिए। दूसरा क्या है? अमूर्त सोच सॉरी अमूर्त सोच। तीसरा आता है आपका विवेचना करना, किसी भी चीज को आप जानकारी लेना चाहते हैं, उसका विवेचन करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं या कार्य करते हैं। इन सभी में जो है अधिगम के आवश्यक तत्व तो आप समझ सकते हैं या अधिगम के लिए आवश्यक है, ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी आप देखना है अगला पॉइंट, छठा आपका आता है कि अनुभव के माध्यम से स्वयं करके प्रयोग। अनुभव के माध्यम से बालक सीखेगा। पहला तो अनुभव के माध्यम से बालक सीखेगा। दूसरा आपका बालक कैसे सीखेगा? स्वयं करके सीख सकता है। तीसरा क्या है? प्रयोग करके सीख सकता है या गतिविधि, इससे भी सीख सकता है। तो कहने का मतलब है इन सभी से अधिगम अवसर हो। कहने का मतलब है यदि बालक अनुभव के माध्यम से सीखना चाहता है तब भी उसके पास अवसर पर्याप्त होने चाहिए, यह वह किसी स्वयं के माध्यम से कुछ करना चाह रहा है या वो कोई प्रयोग कर रहा है तो उसके लिए वह माध्यम होना चाहिए। तो उसको जितने भी अवसर हैं वो आप सभी उसको देंगे। कहने का मतलब है ये जो वर्ड्स हैं, अनुभव के माध्यम से, स्वयं करके, प्रयोग करके, गतिविधि आधारित शिक्षण, ये सारे कीवर्ड्स हैं। अगर आपको ये ऑप्शन में मिलते हैं तो आप इनको मतलब छोड़ेंगे नहीं, आप तुरंत इनको टिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आता है सीखने में उचित गति हो। सीखने में उचित गति हो, गति का मतलब क्या है? ये नहीं आप बहुत तेजी से पढ़ा रहे हैं। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे तो बालक को मजबूरन रटना पड़ेगा। तो बालक को रटने की आवश्यकता ना पड़े इसके लिए, क्योंकि रटने का जो है एनसीएफ विरोध करता है, तो आपको करना क्या? सीखने की उचित गति हो जिससे बालक रटने से दूर रहे और सभी चीजों को अपने अंदर आत्मसात कर सके। ठीक है, उसके बाद में आपका आता है आठवां पॉइंट, स्थायी ज्ञान, स्थायी क्षेत्र रिवाजों और प्रथाओं को विद्यालय के ज्ञान से जोड़ना। कहने का मतलब क्या है? स्थायी ज्ञान, बालक जब आएगा विद्यालय तो कुछ ना कुछ वो ज्ञान लेकर आता है पूर्वत अपना, जिसको पूर्व ज्ञान कहते हैं, जिसको कहते हैं पूर्व ज्ञान को आपको नवीन ज्ञान से जोड़ना है। दूसरा है स्थायी क्षेत्र रिवाज, उसके क्षेत्र है, उसकी जगहें हैं, वहां पर कुछ रीति रिवाज, कुछ प्रथाएं होंगी, अगर उनको आप जोड़ करके विद्यालय से पढ़ाई को समझाएंगे, उसे बताएंगे तो वो जल्दी समझ सकेगा। ठीक है, उसके बाद आपका आखिरी जो पॉइंट आता है चैप्टर 2 का, वो आता है प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहन करना और नवीन प्रश्न पूछने का अवसर देना। कहने का मतलब है अगर बालक को आप प्रश्न पूछने नहीं देंगे तो बालक के अंदर एक हीन भावना आ जाती है या बालक डरने लगता है या बालक जो है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य है उससे वो पीछे हटने लगता है। तो आपको करना क्या है? बालक को अवसर देने हैं। ठीक है, तो अभी ये आपके 9 पॉइंट थे जो चैप्टर 2 से निकाले गए हैं। ठीक है, चैप्टर 1 आप पढ़ चुके हैं एनसीएफ का परिप्रेक्ष्य, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। चैप्टर 2 के ये मेन 9 पॉइंट्स थे जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपको करना क्या है? डिस्क्रिप्शन में जाके अगर पहला नहीं देखा वो देख लीजिए, ये पार्ट देख लीजिए और चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं चैप्टर 3 में, थोड़ा बड़ा है चैप्टर 3 बट बहुत अच्छे से समझाएंगे। और जिन्हें जूनियर लेवल का पढ़ना है, साइंस जो एक पार्ट है वो पढ़ना है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर भी उसे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।